वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल स्टडी विद एटी में आपका स्वागत है। और ये हमारा तीसरा चैप्टर का लेक्चर होने जा रहा है, IC01 द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का बिजनेस कैसे होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले ही रिस्क मैनेजमेंट के वीडियोस कर चुके हैं और द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड इट्स एवोल्यूशन, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे चैनल में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको हेल्प मिलेगी। और आज हम पढ़ेंगे द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस चैप्टर 3। हम सारे ही वीडियोस कवर करेंगे, सारे चैप्टर्स कवर करेंगे जिससे आपको हेल्प मिल सके। और आप लोग भी प्रोत्साहन बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। आज हम पढ़ेंगे हाउ इंडिविजुअल्स मैनेज देयर रिस्क। इंडिविजुअल्स में आप कैसे अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। देखिए, रिस्क तो अनअवॉइडेबल है, ठीक है। हम हर दिन रिस्क ले रहे होते हैं, हर दिन हम रिस्क ले रहे हैं। जब भी हम कार ड्राइव कर रहे हैं, हम कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो हम रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह से हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, ठीक है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये दो बेसिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो रिस्क किस तरह का है, द टाइप ऑफ रिस्क, एंड सेकेंडली द पोटेंशियल इम्पैक्ट इट कैन हैव ऑन आवर लाइफ। मतलब उस रिस्क की वजह से हमारी लाइफ पर क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है। देखिए, जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमारे एसेट्स को जो रिस्क है वो कितना घातक है हमारे लिए, ठीक है, एसेट्स के लिए कितना घातक है, तो हम कैसे उसको एसेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, मतलब हम उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने अपने एसेट्स के रिस्क को क्या करना है, असेस करना है। और उसके बाद फिगर आउट करना है कि उस रिस्क से चांस ऑफ लॉस क्या है, ठीक है। चांसेस ऑफ लॉस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स कैसे करते हैं अपने रिस्क को मैनेज, किन बातों का ध्यान रखते हैं कि वो रिस्क कैसा है, द टाइप ऑफ रिस्क, और दूसरा पोटेंशियल इम्पैक्ट दैट इट कैन हैव ऑन आवर लाइफ। अब देखिए, इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए कि मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, आपका कोई बिजनेस है। तो उस बिजनेस से रिलेटेड रिस्क क्या हुए कि उसमें जो प्रेमिसेस है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री डैमेज हो सकती है जहाँ पे आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आग लग सकती है उसमें, है ना, चोरी हो सकती है। तो ये सारे रिस्क ही तो हैं। तो हमें ये असेस करना है कि हमारा काम क्या है, कि हमें असेस करना है कि कितना रिस्क है। मान लीजिए हम हमारी इन्वेंट्री है, उस फैक्ट्री में हम कितनी इन्वेंट्री रखते हैं, ठीक है, हमारी जो मशीनरी है उसका कितना लॉस हो सकता है, ये सारे रिस्क है, हमें उसे असेस करना है। और कितना चांसेस है कि वहाँ पे चोरी हो या फिर डैमेज होने के क्या चांसेस हैं। जब हम ये मैनेज क्या नाम है, ये असेस कर पाएंगे तभी तो हम बता पाएंगे, तभी तो हम मैनेज कर पाएंगे। असेसमेंट इज फर्स्ट स्टेप, हाउ यू असेस योर रिस्क, ओनली देन यू कैन मैनेज योर रिस्क। तो यहाँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। देर आर 4 ways to manage the risk. First, prevent or avoid the risk. Second, reduce the risk. Third, retain the risk. And fourth, transfer the risk. We'll come on each topic one by one. पहला प्रिवेंट करना। देखिए, सारे रिस्क को प्रिवेंट करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या, अवॉइड और प्रिवेंट करना। रिस्क कैन नॉट बी कंप्लीटली अवॉइडेड एंड प्रिवेंटेड। एज जो रिस्क हैं, जैसे नेचुरल पेरिल्स हो गए, फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक हो गए, लैंडस्लाइड हो गए, है ना, तो ये सारी चीजें हम अवॉइड या प्रिवेंट नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादातर केसेस में हमें ये ध्यान देना है कि ऐसे रिस्क जिनको अवॉइड किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है होने से, ठीक है, उनको हम अवॉइड या प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। दूसरा क्या है, रिडक्शन। ये है पॉसिबल। क्यों, लॉस को रिड्यूस करना कैसे पॉसिबल है। लॉस को हम रिड्यूस कर सकते हैं इंसिडेंट होने से पहले भी और इंसिडेंट होने के बाद भी, ठीक है। मगर पॉसिबिलिटी मतलब हमें करना क्या चाहिए, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा लॉस होने से पहले की एक्टिविटी है, ठीक है, हमारा एसेंशियल प्लान्स उसी स्ट्रेटजीज वही होनी चाहिए कि इंसिडेंट होने से पहले ही हम लॉस रिडक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारा लॉस ही कम से कम हो। ऐसा नहीं हो कि लॉस हो रहा है और उसके बाद हम सिस्टम्स को इन प्लेस कर रहे हैं, उससे इतना फायदा नहीं होगा। सपोज एक बिल्डिंग है, वहां पे आग लग गई। अगर हमने पहले ही वहां पे स्मोक डिटेक्टर्स और ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगा रखे होते तो शायद वो आग इतनी भयावह नहीं होती। तो हमने क्या किया, हमने बाद में फायर फाइटर्स को बुला के, ठीक है, फायर एम्बुलेंसेस को बुला के सारी चीजें की, लेकिन क्या हुआ उससे, उससे हमने लॉस को रिड्यूस नहीं कर पाए ना, ठीक है। हम अगर सिस्टम्स इन प्लेस होते पहले ही, तो क्या होता, लॉस उतना कम होता, पहले ही कम होता।
अब देखो, अगर इफ रिस्क इज टू बी रिड्यूस्ड, इट इज एसेंशियल दैट प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज आर पुट इन प्लेस बिफोर एन इंसिडेंट अकर्स। रिड्यूसिंग रिस्क इज अ कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस। देखो, रिस्क को रिड्यूस करना है तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, और इसके लिए एफर्ट्स लगेंगी कि भैया रिड्यूस रिस्क करना है, रिस्क को रिड्यूस करना है तो एक कंटिन्यूअस एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। नाउ नाउ विल कम रिटेंशन। अगर रिस्क को रिटेन कर रहे हैं, ठीक है, इफ रिस्क इज रिटेन, जो पर्सन एक्सपोज्ड है उस रिस्क के ऊपर, सपोज मैंने कोई इंश्योरेंस लिया, मैंने कोई किसी रिस्क को इंश्योरेंस नहीं कराया, मैंने कोई रिस्क अपने ऊपर ले रखा है, ठीक है, तो मेरी उतनी एबिलिटी होनी चाहिए ना कि मैं वो रिस्क ले सकूं। अब इसको समझते हैं। देखिए, अगर मैं उस रिस्क को ले रिटेन कर रहा हूँ, उसको क्या कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं वो रिस्क पूरा बियर करूंगा, यही बोल रहा हूँ ना। लेकिन अगर मैं मेरी कैपेसिटी ही नहीं है उस रिस्क को बियर करने की, देन हाउ विल आई बी एबल टू रिटेन दिस। सो देखो, हम क्या करते हैं रिटेंशन में, हम रिस्क को इंश्योरर के पास नहीं करते हैं, ठीक है। रिटेन किया तो हमने इंश्योरेंस नहीं लिया होगा तभी रिटेन किया, ठीक है। अब रिटेन जब किया, रिटेन किया उससे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फ्रीक्वेंसी क्या है, मान ले ऐसा कोई रिस्क है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है या ज्यादा है, ठीक है, तो अब हमें ये ध्यान देना है कि कितना जल्दी या मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, रिस्क की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको हमें डिटरमाइन करना है। एक्सटेंट ऑफ डैमेज, जिस रिस्क को हम रिटेन करने जा रहे हैं वो कितना डैमेज कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि मान लो जो डैमेज कर रहा है इक्विपमेंट को, मशीनरी को, या जो बिजनेस को ही कंटिन्यू करने में परेशानी आए और हम उसको रिटेन किए जा रहे हैं, अगर इससे अच्छा हम क्या नाम है उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसा तो नहीं है। तीसरा, डैमेज टू द एंड टू द सेफ्टी ऑफ पीपल। देखो, हमने रिस्क को रिटेन किया, ठीक है, लेकिन सेफ्टी ऑफ पीपल भी तो कॉम्प्रोमाइज होगी अगर हमने रिटेंशन से क्या होगा। देखो, रिटेन किया हमने, उससे हमने मॉनेटरी लॉसेस तो देख लिया, लेकिन जो सेफ्टी ऑफ पीपल वहां हर्ट होंगी, अगर हमने उसको कवर नहीं किया होगा तो वो हम रिटेन कर पाएंगे क्या, ये देखना पड़ेगा हमें। चौथा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, हम जो रिस्क ले रहे हैं, जो हम रिटेन कर रहे हैं, उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। देखो, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अगर है कुछ तो हमें उसे रिटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें देखी जानी चाहिए। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हेन टू रिटेन द रिस्क, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो, ये बातें तो हमने ध्यान देनी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्क क्या है, एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्या है, ठीक है, डैमेज टू द सेफ्टी ऑफ पीपल, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ ये आता है कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा रिस्क रिटेन करना है, कौन सा नहीं करना, ठीक है। हमने सारी चीजें नोट की, चलो हम समझते हैं इसको। कब हमें करेंगे, देखो, when the possibility of the risk is low, when you will retain the risk when the possibility of risk is low, जब किसी रिस्क की पॉसिबिलिटी होने की लो है तो हम उसे रिटेन कर सकते हैं। when the cost of insurance is more, suppose हमारी कार है, हमारा कार इंश्योर्ड है, तो हम क्या करते हैं, हमारी कार को अगर हल्का सा भी स्क्रैच आता है तो क्या हम इंश्योरेंस की तरफ भागते हैं, नहीं भागते, क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ज्यादा हो जाएगी ना। हमारा रिस्क क्या है, स्क्रैचेस का जो रिस्क है, मान लो हम उसे नॉर्मली वर्कशॉप में जाके सही करा सकते हैं, और इंश्योरेंस इंश्योरेंस से वो अगर 5,000 में सही करेगा, पूरा पार्ट चेंज करेगा, सही करेगा, और हम अगर खुद से जाएंगे नॉर्मली उसमें रबिंग करा के और छोटी बहुत थोड़ा बहुत काम करा के, तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर ज्यादा है, ठीक है, रिस्क से, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करवाएंगे, इंश्योरेंस लेंगे तो हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, ऐसे रिस्क को हम क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, ये 4 ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर रिटेनिंग इज लो, मतलब अगर हमने कोई रिस्क रिटेन कर लिया तो उस रिटेन करने की वजह से क्या मेरी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। अगर बहुत ही कम अफेक्ट हो रही है प्रॉफिटेबिलिटी, तो क्या होगा, हम उसको रिटेन कर सकते हैं। देयर इज अ रिजर्व फंड फॉर सच थिंग इन प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जो रिस्क कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने फायर फायर रिस्क किया है, कुछ भी रिस्क किया है ना, छोटा बहुत रिस्क किया डैमेज का, क्या उस रिस्क को कवर करने के लिए कोई रिजर्व फंड है। अगर रिजर्व फंड है तब तो आप रिस्क को रिटेन कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो 90% केसेस में, 100% केसेस में हमें वो रिस्क रिटेन नहीं करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि व्हेन टू रिटेन द रिस्क, हमें कब रिटेन करना है रिस्क को, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने की, पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क इज लो, जब रिस्क की पॉसिबिलिटी लो होगी तब हमें रिटेन करना है। जब कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ज्यादा हो उस रिस्क को रिटेन करने से, तब हमें रिटेन करना है। इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे, हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे जो इम्पैक्ट है,
रिटेन करने के बाद बहुत ही मिनिमल पड़ रहा हो तब हमें रिटेन करना है, और एक रिजर्व फंड हो, ठीक है, इस रिस्क के लिए एक रिजर्व फंड बना हो तब हम उसे रिटेन करेंगे। अब देखिए हर चीज के साथ कुछ एडवांटेजेस आते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस आते हैं, ठीक है। अगर हम रिस्क को रिटेन कर रहे हैं तो एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है, आइए समझते हैं। तीन टर्म्स में हम उसे समझेंगे। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अभी हमने पढ़ा कॉस्ट इफेक्टिवनेस में मतलब क्या एडवांटेज कैसे हुआ, डिसएडवांटेज क्या हुआ। देखिए एडवांटेज कैसे हुआ, द कॉस्ट मे बी लेस एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमीशन कॉस्ट ऑफ द इंश्योर डू नॉट नीड टू बी पेड। मतलब कि हमारी जो कॉस्ट है, अगर हम रिटेन कर ले रहे हैं तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और कमीशन कॉस्ट तो नहीं देनी पड़ रही ना इंश्योरर को, कि आएगा एडमिनिस्ट्रेशन वहां से कोई सर्वे करने आएगा, वो सब नहीं देना पड़ रहा, तो वो हमारा बच जा रहा है ना, हमारा इंटरनल फंड से हो जा रही चीज है, ठीक है। मगर डिसएडवांटेज क्या है, अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस में डिसएडवांटेज क्या है, अगर कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो गया, ठीक है, तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बिगड़ सकती है। सो इफ इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, रिटेंशन इज कॉस्ट इफेक्टिव, तब तो हमें लेना है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो रिटेन नहीं करना, ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है, देखिए जब हम खुद ही रिटेन कर लें तो कोई डिस्प्यूट की बात ही नहीं आती। अगर हम रिटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम बोलेंगे इंश्योरेंस कंपनी को कि देखिए हमारा ऐसे नुकसान हो गया, और इंश्योरेंस कंपनी आएगी सर्वे करेगी, वो ये बोलेगी कि नहीं आपने यहाँ पे सिस्टम्स इन प्लेस नहीं किए थे, तो वो सारी चीजें हट जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनीज उस पे अपना क्या नाम है डिस्प्यूट कर सकती थी, जो कि हमने अवॉइड कर दी। तीसरा फाइनेंशियल इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या हो गया, देखिए जब हमें पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, जब हमें पता है कि हम इस चीज को रिटेन कर रहे हैं, ठीक है, जब हमें पता होता है कि हमारा इंश्योरेंस नहीं है तो हम कैसे बिहेव करते हैं, और जब हमें पता होता है कि हमारा इंश्योरेंस है तब हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, इस चीज का जवाब आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है। जब हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने लॉसेस को तो हमें फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहा है एक तरह से, ठीक है। तो ये सारी हमारे एडवांटेजेस हो गए या डिसएडवांटेजेस हो गए रिस्क को रिटेन करने के लिए, ठीक है। ये अभी हमने ये पढ़ लिया। फाइनल है हमारा रिस्क ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर होता है कि जब रिस्क को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते या रिटेन नहीं कर सकते, हमें पास ही करना है किसी को, वो रिस्क हमें किसी और को देना ही है, हमें नहीं चाहिए टेंशन, ठीक है, हमें रिस्क को ट्रांसफर करना है, तब क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर की कैटेगरी में आएगा। ट्रांसफर क्या होता है, रिस्क इंश्योरेंस ही ट्रांसफर है। अगर हमने किसी चीज का इंश्योरेंस करा लिया तो हमने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया। तो इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस ही तो होता है वो प्रोसेस जिससे हम अपने रिस्क को ट्रांसफर करते हैं, एक अपने ऊपर से इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ओके, नाउ हाउ इंश्योरर्स मैनेज देयर रिस्क। देखो इंश्योरर्स कैसे मैनेज करते हैं अपने रिस्क को, ये समझिए। इंश्योरर्स देखिए, अभी इंडिविजुअल्स की बात की थी और अब हम बात करेंगे कि इंश्योरर्स जो कंपनीज हैं वो अपने रिस्क को कैसे मैनेज करती हैं। देखो इंश्योरेंस का पर्पस क्या है, सबसे पहले समझिए। देखिए इंश्योरेंस का पर्पस ये है कि ऐसे लोगों को जो कि सिमिलर रिस्क को एक्सपोज्ड हैं उनको एक साथ लेके आना, ठीक है। ब्रिंग पीपल हु आर एक्सपोज टू सिमिलर रिस्क, ठीक है, मतलब एक जैसे रिस्क को एक्सपोज है उनको साथ लाना। फिर कलेक्ट प्रीमियम फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल से प्रीमियम कलेक्ट करना उनका काम है, ठीक है। तीसरा पे कॉम्पेंसेशन और क्लेम्स इन द, अब लॉस होगा तो क्या होगा, कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, लॉस होगा तो क्लेम्स देने पड़ेंगे। इंश्योरेंस के प्रोसेस को समझते हैं। देखिए इंडिविजुअल्स प्रीमियम पे करते हैं, किसको जाता है वो, इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट करती है प्रीमियम को, और प्रीमियम कलेक्ट करने के बाद जितने भी लोग सफर करते हैं लॉस, जितने भी इंश्योर्ड इंश्योर्ड है ना, लॉसेस सफर करते हैं उनको क्या मिलता है, क्लेम मिलता है। तो ये इंश्योरेंस का पूरा प्रोसेस होता है। अब रेवेन्यू और एक्सपेंस की बात करते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो वो किस पे चल रही है, अपने रेवेन्यू और एक्सपेंस मैनेजमेंट पे चल रही है। तो रेवेन्यू क्या होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता क्या है, रेवेन्यू मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ अर्निंग, रेवेन्यू मतलब अर्निंग, अर्निंग हुई। तो कहाँ से आता है, प्रीमियम्स पेड बाय द इंश्योर्ड, रेवेन्यू मिलता है जो इंश्योर्ड जो पॉलिसीज लेते हैं वो प्रीमियम पे करते हैं। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, जो आपने इन पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रखा है या इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम कहीं से मिल रही है। डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कुछ आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उनमें डिविडेंड्स मिलते हैं, ठीक है, उनसे मिल रहा है आपको, ठीक है। ये तो ये तीन हमारे, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इसमें कि इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। इसमें एक ऐसे रहेगा कि प्रीमियम्स, इनकम, डिविडेंड और कमीशन। तो आंसर क्या होगा, ठीक है, मतलब कमीशन किससे नहीं आता है ऐसे पूछेगा तो कमीशन से नहीं आता, है ना। दो ऑल दो उस पे भी आगे हम चर्चा करेंगे। अब एक्सपेंसेस की बात क्या बात होगी, जैसे कि इनकम हो रही है आपकी, रेवेन्यू हो रहा है,
ठीक है। रेवेन्यू हो रहा है तो एक्सपेंस भी हो रहा होगा ना कहीं, कहाँ कहाँ एक्सपेंस हो रहा है। देखिए अगर ऐसे नॉर्मली सोच के देखिए कि कंपनी है कोई, तो उसके एक्सपेंसेस कहाँ होंगे, खर्चे कहाँ होंगे। पहला तो खर्चा है कि क्लेम्स देने पड़ रहे हैं, जो लोग क्लेम बांट रहे हैं उनकी सैलरी भी जा रही है, कमीशन देना पड़ रहा है सर्वेयर्स को, और जो भी आपका क्या नाम है, रिस्क को एसेस कर रहे हैं, रेंट देना पड़ रहा है। हमारा जो कंपनी खोल के बैठे हो तो आपको रेंट इनकम भी देनी पड़ रही है। एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद मैनेजिंग द बिजनेस, जो भी बिजनेस आप मैनेज कर रहे हो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल रेवेन्यू और एक्सपेंस कैसे हुआ इसका कंपनी का, ये चीज समझ में आ गई। रेवेन्यू कहाँ से आता है, देखिए इससे एक क्वेश्चन आएगा, इससे एक क्वेश्चन आएगा, इससे रेवेन्यू और एक्सपेंस है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मुझे आप कमेंट में भी बता सकते हैं। देखिए अभी हमने रेवेन्यू की बात की, ठीक है, रेवेन्यू की बात की, लेकिन वो एक्चुअल में जो इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू है वो एक्चुअली में है क्या। जो भी रेवेन्यू इंश्योरेंस कंपनी कर रही है वो है फंड ऑफ पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर का फंड है, पॉलिसी होल्डर्स उसे प्रीमियम पे करते हैं, तो वो क्या कर रही है, उस फंड को मैनेज कर रही है। उस फंड को मैनेज करने का ही तो काम है इंश्योरेंस कंपनी का। अब उसे मैनेज कर इस तरह से मैनेज करना है कि जितने भी उसके पॉलिसी होल्डर्स हैं उन सबका इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन हो सके। इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन मतलब वो वाला इंटरेस्ट नहीं जो हमें बैंकों में पैसा रखने पे मिलता है, वो इंटरेस्ट नहीं। मतलब कि अगर मैं एक पॉलिसी होल्डर हूँ, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा कि इंश्योरेंस कंपनी मेरे पैसे का क्या यूज कर रही है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरे को तो चलो क्लेम, मैं क्लेम नहीं ले रहा, मेरा नुकसान नहीं हो रहा, तो मैं तो क्लेम नहीं ले रहा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मेरे फंड का एक मिसयूज हो रहा है, कंपनी कोई गलत तरीके से क्लेम क्या नाम है बांट रही है, कंपनी गलत तरीके अपना रही है क्लेम्स को देने के। तो ये सारी चीजें इंश्योरर को ध्यान देनी होती हैं कि वो मैनेज कर रही है कॉमन फंड किसके बिहाफ पे, पॉलिसी होल्डर्स के बिहाफ पे। सो उसको क्या इंश्योर करना है कि जितना भी जो भी इंटरेस्ट है पॉलिसी होल्डर का वो मेंटेन रहे। अब इंटरेस्ट क्या है, देखिए कैसे मेंटेन होगा, बाय गुड अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस। अब अंडरराइटिंग क्या होती है, देखिए कैसे होगा, इंटरेस्ट कैसे होगा, पॉलिसी होल्डर का क्या इंटरेस्ट है, अंडरराइटिंग करेंगे अच्छी तो पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट अपने आप मैनेज हो जाएगा। कैसे, अंडरराइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम किसी भी न्यू एंट्रेंट की एंट्री को चेक करते हैं। मान लीजिए कि कोई इंश्योरेंस करने आ रहा है, तो हम पहले उसे चेक करेंगे क्या वो इंश्योरेंस हम उसे देना चाहिए। कंपनी अगर वो चीज इस ड्यू प्रोसेस को, ड्यू डिलिजेंस को फॉलो कर रही है कि उसे चेक कर रही है कि जो रिस्क है, ठीक है, पूरे ग्रुप पे उस आदमी को जोड़ने से या उस पर्टिकुलर रिस्क को लेने से पूरे ग्रुप पे क्या असर पड़ रहा है और उसके प्रीमियम पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, उस रिस्क को ले लिया तो क्या हम जो 100 लोगों से प्रीमियम ले रहे हैं उस पर कुछ असर पड़ेगा, ये हमें देखना है। तो अंडरराइटिंग क्या होगा, इट इज अ प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमाइन एंट्री इनटू द ग्रुप। तो अंडरराइटिंग इंक्लूड्स असेसिंग द रिस्क, असेस करते हैं रिस्क को, डिटरमाइन करते हैं एक्सपोजर की, उस रिस्क को हमने असेस करने के बाद उस पूरे ग्रुप पे उसका क्या एक्सपोजर होगा, और डिटरमाइन करते हैं भैया इस रिस्क को अगर हम ले रहे हैं तो उस रिस्क का प्रीमियम क्या होना चाहिए। अंडरराइटिंग ये डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया उसका प्रीमियम बहुत कम रखा। तो हमें क्या किन चीजों का ध्यान रखना है, थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। डोंट एक्सेप्ट अ न्यू रिस्क नॉट फेस्ड बिफोर। मतलब ऐसा कोई रिस्क ले लिया जो पहले हुआ ही नहीं है, देखा ही नहीं गया, तो हमें नहीं लेना है। ऐसे रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करना है। गुड अंडरराइटिंग प्रैक्टिस होगी तो क्या होगा, वो ऐसा नया रिस्क नहीं लेगा जो पहले नहीं फेस हुआ, पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल होगी। दूसरा, डोंट पे क्लेम्स फॉर केसेस विच आरंट एक्सीडेंटल। देखिए इंश्योरेंस किस लिए होता है कि एक्सीडेंटली कुछ हो जाए, लेकिन अगर आपको पता है कि कोई इंसान ने मॉरल हैजार्ड किया, आपको पता चल गया कि हाँ इसने मॉरल हैजार्ड किया है, सपोज फसल बीमा है मान लो, ठीक है, तो फसल बीमा में क्या है कि कोई किसान है उसने फसल काट दी, उसके बाद खेत में आग लगा दी और बाद में वो आ रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि मेरी फसल तो खराब हो गई और जल गई, प्राकृतिक तरीके से जल गई। अब बताइए मेरे को कंपनी को क्या क्लेम देना चाहिए। ठीक है, तो एक्सीडेंटल है या फिर वो सेल्फ ड्रिवन है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तीसरा तीसरा है हमारा आइडेंटिफाई एंड रिफ्यूज एग्जैजरेटेड क्लेम। नुकसान तो हुआ था 5,000 का, लेकिन क्लेम बनाने वाले ने बोला कि मेरा 50,000 का क्लेम है। मान लो उसकी एक हेडलाइट टूटी थी, उसने सोचा यार हेडलाइट टूटी है, मेरा पेंट उखड़ गया, उसने खुद दोबारा भिड़ा दी, ठीक है, और वो बाद में क्लेम में पता चला कि ये तो मतलब 2 बार हुआ है, मतलब एक बार एक्सीडेंट हुआ फिर उसने उसको दोबारा किया, जो भी है, ऐसी कोई मेल प्रैक्टिसेस अगर यूज कर रहा है तो हमें उसे आइडेंटिफाई और रिफ्यूज करना है।
सो इसमें हमने क्या पढ़ा कि पॉलिसी होल्डर्स के फंड को मैनेज जब करती है कोई इंश्योरेंस कंपनी तो उन्हें किन किन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। पहला कि पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट की बात हो, ठीक है, प्रोटेक्ट हो उसके इंटरेस्ट। दूसरा गुड अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस, और अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस को जब हम अच्छा करेंगे तो हम किस चीज का ध्यान देंगे, इन 3 चीजों का ध्यान देंगे कि हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले लें जो पहले फेस नहीं हुआ, फर्जी क्लेम्स हम ना दें, ठीक है, एक्सीडेंटल क्लेम्स ना दें, ठीक है, और आइडेंटिफाई और रिफ्यूज कर सकें एग्जैजरेटेड क्लेम्स को, जितना लॉस हुआ है हम उसको राइटली असेस कर सकें और तभी हम क्लेम्स रिलीज कर सकें। अब हम बात करेंगे री इंश्योरेंस की कि री इंश्योरेंस क्या होता है। देखिए री इंश्योरेंस क्या होता है, जब एक इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क को किसी और इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करे तो वो री इंश्योरेंस कहलाता है। दी ट्रांसफर ऑफ रिस्क फ्रॉम वन इंश्योरेंस कंपनी टू अनदर इज कॉल्ड एज री इंश्योरेंस। अब इंडिया में क्या है कि अभी जो रिसेंट रेगुलेशंस हैं वो ये कह रहे हैं कि इंश्योरर्स जितने भी हैं उनको कंपल्सरली 5% सीड करना है अपने प्रीमियम को नेशनल री इंश्योरर को। नेशनल री इंश्योरर कौन है, हमारा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए ये जब शुरू हुई थी जीआईसी तो इनिशियली 20% था, लेकिन 20 से फिर 10 हुआ, फिर अभी रिसेंटली जो है 521 के लिए वो 5% प्रीमियम सीड करने के लिए है रेगुलेशन ऑब्लिगेटरी इंश्योरेंस को। उसके बाद देखिए इंश्योरेंस क्या करते हैं, इंश्योरर क्या करते हैं, अपना जो रिस्क है वो एक सर्टेन लिमिट तक रिटेन करते हैं। उस रिटेन लिमिट को क्या बोलते हैं, हम रिटेंशन लिमिट बोलते हैं। और जो बाकी है, मान लो 30% हमने रिटेन कर लिया रिस्क को, मान लो 10 करोड़ था तो 3 करोड़ हमने रिटेन कर लिया, और 3 करोड़ के ऊपर जो भी लॉस आएगा वो हमने पास कर दिया। तो कितना हमने इफेक्टिवली कितना पास किया हमने, 7 करोड़। तो हमने क्या किया 10 करोड़ में 3 करोड़ तक रिटेन किया, और 3 करोड़ के ऊपर कोई लॉस आता है, मान लो 7 करोड़ आता है, तो 4 करोड़ कौन देगा, वो हमें री इंश्योरर से मिलेगा। वो कैसे देगा, वो ट्रीटीज होती हैं फैकल्टेटिव, और ये सारी चीजें हम अभी आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंश्योरर क्या करते हैं, रिस्क को रिटेन कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट और ट्रांसफर कर सकते हैं उसको बाकी को री इंश्योरर को, ठीक है। अब हम अगली स्लाइड देखेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स की जो हमारे री इंश्योरेंस में काफी यूज होते हैं, काफी काम में आते हैं। सबसे पहला टर्म है सीडिंग। व्हाट इज सीडिंग? सपोज एक प्राइमरी इंश्योरर है ए, ठीक है, मतलब उसने किसी से रिस्क लिया, वो इंश्योरर है। अब वो बी के पास जाता है, किसी इंश्योरेंस री इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो क्या कहता है कि मेरा आप री इंश्योरेंस कर दीजिए। तो और बी री इंश्योरर रिस्क को ले लेता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए विल बी दी सीडिंग कंपनी। क्यों सीडिंग कंपनी का मतलब, वो अपना जो इससे प्रीमियम लेगा, मान लो 100 रुपए लेगा, ठीक है, इससे प्रीमियम के तौर पे, तो उस प्रीमियम का कुछ अंश बी को सीड करेगा ना, सीड करेगा, देगा। तो जो देगा तो सीडिंग कंपनी बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ सीडिंग कंपनी। इट इज अ टर्म यूज्ड व्हेन द प्राइमरी इंश्योरर passes risk on to a reinsurer and the reinsurer accepts the business, ठीक है। तो प्राइमरी इंश्योरर यहाँ क्या हो जाएगा, सीडिंग कंपनी, और जो कंपनी जो रिस्क को ले रही है आगे वो क्या कहलाएगी, री इंश्योरर कंपनी। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की, रेट्रोसेशन। रेट्रोसेशन क्या होता है, रेट्रोसेशन मतलब कि एक री इंश्योरर भी तो जा सकता है। अभी तक हमने क्या बात की, तो सीडिंग की बात हुई कि एक इंश्योरेंस कंपनी गई, दूसरा ए ने बी से कराया, बी री इंश्योरर थी, अब बी सी के पास जा रही है, वो एक और री इंश्योरेंस कंपनी है। री इंश्योरर ही किसी री इंश्योरेंस कंपनी के पास जाए तो वो क्या कहलाएगा, रेट्रोसेशन कहलाएगा। इस ट्रांसफर को क्या बोलेंगे, रेट्रोसेशन। इस ट्रांसफर को बोलेंगे रेट्रोसेशन। तीसरा है ट्रीटीज। देखो ट्रीटीज समझते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज है ट्रीटीज की, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब भी एक सीडिंग कंपनी और री इंश्योरर के बीच में, ठीक है, प्रीमियम सीड करने की बात आती है तो क्या होता है, सपोज एक ए और बी है, तो कुछ ट्रीटी करेंगे ना, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी ना जिसपे मैं प्रीमियम ट्रांसफर करूंगा, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस ही ट्रीटीज में डिफाइन होती हैं, ठीक है। एग्रीमेंट्स बिटवीन सीडिंग कंपनी एंड द री इंश्योरर कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस इन विच ऑल द रिस्क शैल बी रीइंश्योर्ड, है ना, कैसे होते हैं, किस कंडीशंस पे हमारे रिस्क इंश्योर्ड हैं, ठीक है। और ये वैलिड होती हैं, वो उसमें टाइमिंग भी लिखी होती है कि कब से कब तक वैलिड होंगी। मरीन इंश्योरेंस होगी तो जब तक नहीं होता, पहुंचता नहीं है सामान, है ना, तब तक होता है। अब अगला है टर्म हमारा फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव क्या, देखो री इंश्योरेंस का ये मतलब नहीं होता फैकल्टेटिव। और देखो फैकल्टेटिव समझते हैं क्या होता है। ए कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, वो बी के पास गई। अब ए ने क्या कर रखा है, बहुत सारे बिजनेसेस में काम कर रखा है, ठीक है, बहुत सारे रिस्क ले रखे हैं किसी के भी, मान लो फायर का ले लिया, फ्लड का ले लिया, ठीक है, अर्थक्वेक का ले लिया, XYZ किसी चीज का ले लिया। अब वो री इंश्योरेंस करके पास गई तो उसने कहा नहीं यार आपके यहाँ अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है, मैं ये नहीं करूंगा, अर्थक्वेक नहीं करूंगा, बाकी सब तो री इंश्योर कर दूंगा, लेकिन अर्थक्वेक नहीं करूंगा, ये आप अपने पास रिटेन करो।
So when the reinsurer has the choice to accept the risk वन बाय वन, मतलब हर रिस्क को वो डिसाइड करके ले रहा है और रिजेक्ट कर रहा है, तो वो क्या कैसा टाइप का री इंश्योरेंस हो गया? वो हो गया हमारा फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस। फैकल्टेटिव में इंश्योरर री इंश्योरर को राइट है कि मैं कौन सा रिस्क ले लूं कौन सा रिजेक्ट करूं, इसका उसे पूरा राइट है। अगला है हमारा सरप्लस री इंश्योरेंस। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस मतलब कि देखो री इंश्योरेंस जब हम कराते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, री इंश्योरेंस जब होता है तो कंपनी अपनी एक रिटेंशन लिमिट डिफाइन करती है कि इतना लॉस होगा, मान लो 10 करोड़ का लॉस होगा तो मैं इतना रिटेन कर लूंगी, और 10 करोड़ से ज्यादा हुआ होगा तो हम री इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे। तो सरप्लस वही डिफाइन करता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो रिक्वायर करता है कि री इंश्योरेंस हो बियॉन्ड द रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द प्राइमरी इंश्योरर, मतलब सरप्लस होगा, उस कैपेसिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद जो इंश्योरेंस री इंश्योरेंस प्ले में आएगा। ठीक है, अगला है हमारा सरप्लस के बाद कोटा। देखिए अभी क्या है, ये फास्ट फास्ट चल रहा है क्योंकि इस पे एक IC 85 का जो लेक्चर है पूरा इसी पे है, री इंश्योरेंस पे ही है, तो वो अभी आएगा। और IC 01 जो दे रहे हैं, जो लाइसेंसिएट की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक ही पूछा जाता है। इसमें ज्यादा, इसमें बहुत सारे होते हैं, नंबर ऑफ लाइन्स, ये सारी चीजें, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी क्योंकि IC 01 के पेपर में ये सारी चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, मैंने सारे पेपर दिए हुए हैं इसलिए मुझे आइडिया है कि किस क्या चीजें पूछी जाएंगी क्या नहीं पूछी जाएंगी, तो आप लोग इतना तो मुझ पे काउंट ऑन कर ही सकते हो। तो कोटा शेयर क्या होता है? कोटा शेयर होता है, देखो जब मैं एक कंपनी हूँ, री इंश्योरेंस कंपनी बी के पास गई, मेरी क्लास ऑफ बिजनेस कई हो सकता है, मोटर, लाइबिलिटी, XYZ कुछ भी। तो री इंश्योरेंस जब मैं करा रहा हूँ तो वो ये कह रहा है कि कोटा आप हर चीज में मेरा री इंश्योरेंस कीजिए, कंपनी कह रही है हर चीज में। ऐसा नहीं हो कि आप मेरे मोटर के क्लेम्स पे री इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, आप मेरे को फिडिलिटी पे नहीं दे रहे हैं, XYZ पे नहीं दे रहे हैं। कोटा मतलब हर बिजनेस शेयर पे कोटा प्रोपोर्शन हर बिजनेस का री इंश्योर करवाऊंगा मैं। ठीक है, अब मैं री इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि मेरा मान लो मेरा मोटर बिजनेस अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिडिलिटी अच्छा नहीं है, ठीक है, या मेरा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस अच्छा नहीं है, तो ऐसा थोड़ा ना है कि मेरे प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा था, यही तो इसलिए तो मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, कोटा मतलब हर बिजनेस का हर बिजनेस को प्रोपोर्शनेटली कवर करना है आपको, ऐसा नहीं है कि आप कुछ छोड़ सकते हो। ठीक है, अगला है एक्सेस ऑफ लॉस। एक्सेस ऑफ लॉस क्या होता है? देखो, सरप्लस अलग चीज होती है, एक्सेस ऑफ लॉस अलग होती है। सरप्लस मतलब एक लिमिट डिफाइन कर दी, रिटेंशन लिमिट। रिटेंशन लिमिट में अक्यूमुलेटिव लॉसेस आ गए। ठीक है, एक्सेस ऑफ लॉस में इंडिविजुअल लॉस की बात होगी। मान लो एक इंडिविजुअल लॉस में 5 लाख है, तो 5 लाख तक कुछ नहीं मिलेगा, उसके ऊपर जो है तब री इंश्योरेंस प्ले में आएगा। 5 लाख तक तो आप बियर कीजिए, इंश्योरेंस कंपनी बियर करो, ठीक है, इंडिविजुअल में, उसके ऊपर हम री इंश्योर करेंगे एक्सेस ऑफ लॉस। ये तो हो गया इंडिविजुअल की बात। अब एक्सेस ऑफ लॉस रेशियो क्या होता है? एक्सेस ऑफ लॉस रेशियो होता है कि ठीक है, साल भर में अगर मेरा जो लॉस रेशियो है वो 90% को क्रॉस करेगा, तब तो री इंश्योरेंस प्ले करेगा। छोटे छोटे क्लेम आए, मान लो 10,000 क्लेम आए मेरे पास, लेकिन मेरा जो लॉस रेशियो है वो 70% ही है, तब तो री इंश्योरेंस कुछ पैसा नहीं देगा। लेकिन जैसे ही एक क्लेम आ गया, 1001वां क्लेम आ गया, ठीक है, 1001वां क्लेम आते ही 1001 क्लेम आया और लॉस रेशियो 90% से ऊपर हो गया, तो तुरंत री इंश्योरेंस प्ले में आ जाएगा। तो वो हो गया excess of loss ratio, when the net claims ratio of the insurer exceed the specified limits in a financial year। एक साल में अगर नेट क्लेम्स रेशियो एक स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस करेगा तो एक्सेस ऑफ लॉस रेशियो ऑपरेशनल हो जाएगा। और इस सीरीज में हमारा लास्ट टॉपिक है पूल अरेंजमेंट। पूल अरेंजमेंट क्या होता है? देखो, कुछ कंट्रीज में इसको टकापुल भी बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टकापुल के हमें हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो हम उसे जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी हम पूल अरेंजमेंट समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इंश्योरर्स एग्री करते हैं, अपने प्रीमियम को पूल करते हैं। ठीक है, पूल करते हैं, क्या करते हैं, सब लोग मिलके एक जगह पूल बनाते हैं, और वहाँ जितना भी प्रीमियम उनको रिसीव हो रहा है वो उस पूल में डालते हैं। और उसके बाद जो भी क्लेम सारी कंपनीज को आ रहा है, मान लो XYZ ABC 3 कंपनीज हैं, तो ए ने भी 100 करोड़ डाला, बी ने भी 100 करोड़ डाला, सी ने भी 100 करोड़ डाला, तो टोटल कितना हो गया? 300 करोड़ हो गया। ठीक है, अब तीनों का जो क्लेम मिला के आया वो टोटल 70 करोड़ आया। ठीक है, तीनों का, तो 70 करोड़ 300 से करोड़ से पे हो जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं था ना कि 70 करोड़ आएगा। हमें तो लग रहा था कि इंडिविजुअली अगर 70 करोड़ आ जाता किसी एक कंपनी का तो उस पर भारी पड़ता, लेकिन जब हमने पूल अरेंजमेंट कर लिया तो 300 करोड़ में से 70 गया तो बचा कितना? 230 करोड़। ठीक है, तो ये 230 करोड़ हमारे जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो एक्सपेंसेस हटा के, और प्रॉफिट्स हमारे जो भी एग्रीमेंट्स होंगे उसके हिसाब से शेयर हो जाएंगे। तो पूल अरेंजमेंट में क्या होता है, जब कंपनीज ढेर सारे इंश्योरर आपस में मिलके एक पूल बना दें और उस पूल से ही वो क्लेम पे करें, अपने इंश्योरेंस के प्रीमियम को भी उसी पूल में डालें और क्लेम भी, मतलब इनफ्लो भी उसी पूल में जाए और आउटफ्लो भी उसी पूल से हो। ठीक है, आपका जो प्रीमियम रिसीव हो रहा है वो कहीं और से नहीं हो,
तो इसको हम बोलते हैं पूल अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर सीरीज का एंड हो जाता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।